एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर 1921 से नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसे नाजिस के नाम से जाना जाता है, के निर्विवाद नेता थे। 1923 में जर्मन सरकार का तख्ता पलटने की कोशिश के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और कैद कर लिया गया था। उनकी योग्यता ने उन्हें प्रसिद्धि और समर्थक दिलाए। उन्होंने जेल के बाद के समय का उपयोग अपने राजनीतिक विचारों को मे कम्फ माई स्ट्रगल नामक एक पुस्तक में निर्देशित करने के लिए किया। हिटलर के वैचारिक लक्ष्यों में क्षेत्रीय विस्तार, नस्लीय रूप से शुद्ध राज्य का समेकन और यूरोपीय यहूदियों और जर्मनी के अन्य कथित दुश्मनों को बाहर निकालना शामिल था। मुख्य तथ्य: 1924 में जेल से रिहा होने के बाद हिटलर ने सरकार का तख्ता पलटने के हिंसक प्रयासों के बजाय चुनाव जैसे कानूनी साधनों के जरिए राजनीतिक सत्ता की तलाश शुरू कर दी। आधुनिक प्रचार तकनीकों, जिनमें ताकतवर तस्वीरें और सरल संदेश शामिल हैं, ने ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर को जर्मनी के 1932 के राष्ट्रपति चुनावों में एक अल्पज्ञात चरमपंथी से एक प्रमुख उम्मीदवार के लिए प्रेरित करने में मदद की। हिटलर के सत्ता में आने के बारे में एक आम गलत धारणा यह है कि उसे पद के लिए वोट दिया गया था। जनवरी 1933 में राष्ट्रपति पॉल वॉन हिंडनबर्ग ने हिटलर को जर्मन सरकार का प्रमुख चांसलर नियुक्त किया। इस छवि के बारे में अधिक जानकारी उद्धृत करें, शेयर प्रिंट करें। टेक्स्ट: एडोल्फ हिटलर अपराधी नाजियों का सत्ता में आना। भाषा: हिंदी। शुरुआती वर्ष और प्रथम विश्व युद्ध। एडोल्फ हिटलर 1889 से 1945 का जन्म 20 अप्रैल 1889 में ऊपरी ऑस्ट्रियाई सीमावर्ती शहर ब्रॉनो एम इन में हुआ था। 1898 में हिटलर का परिवार ऊपरी ऑस्ट्रिया की राजधानी लिंज में चला गया। दृश्य कला में करियर की तलाश में हिटलर ने अपने पिता के साथ कड़ा संघर्ष किया, जो उन्हें हैब्सबर्ग सिविल सेवा में प्रवेश कराना चाहते थे। हिटलर फरवरी 1908 और मई 1913 के बीच वियना में रहा, जब वह म्यूनिख के लिए निकला। वहां उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के उनके जीवन को नई दिशा दिए जाने तक पानी वाले रंगों और स्केचेस को चित्रित करके खुद को आगे बढ़ाया और समर्थन किया। वह सेना में शामिल हो गया। युद्ध के दौरान वह 2 बार 1916 और 1918 में घायल हुए और उन्हें कई पदकों से सम्मानित किया गया था। अक्टूबर 1918 में बेल्जियम में यप्रेस के पास एक सरसों के गैस के हमले में आंशिक रूप से अंधे होने के बाद हिटलर को पासवॉक के एक सैन्य अस्पताल में भेज दिया गया था। 11 नवंबर 1918 को उनके पास युद्ध विराम की खबर तब पहुंची जब वे स्वस्थ हो रहे थे। नवंबर 1918 में अस्पताल से छुट्टी मिलने पर हिटलर म्यूनिख लौट आए। 1919 में वह बवेरियन सैन्य प्रशासन के सूचना कार्यालय में शामिल हुए। इस कार्यालय ने नागरिक राजनीतिक दलों पर खुफिया जानकारी एकत्र की और सैनिकों के लिए कम्युनिस्ट विरोधी राजनीतिक शिक्षा प्रदान की। अगस्त 1919 में एक पाठ्यक्रम प्रशिक्षक के रूप में हिटलर ने अपना पहला उग्र विरोधी सेमेटिक भाषण दिया। 1 महीने बाद उन्होंने जर्मनी से यहूदियों को हटाने की वकालत करते पहली बार कागज पर एक यहूदी विरोधी नस्लवादी विचारधारा व्यक्त की। नाजी पार्टी के नेता। अक्टूबर 1919 में हिटलर नाजी पार्टी में शामिल हो गया। उन्होंने 1920 में पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रम को तैयार करने में मदद की। कार्यक्रम नस्लवादी विरोधीवाद, विस्तारवादी राष्ट्रवाद और अप्रवासी विरोधी शत्रुता पर आधारित था। 1921 तक वह नाजी पार्टी के पूर्ण फुहरेर नेता थे। अर्धसैनिक सा स्टर्मabteilung, स्टुर्माबेटिलुंग, स्टॉर्म ट्रूपर्स में 4000 से अधिक पुरुषों द्वारा समर्थित नाजी पार्टी की सदस्यता 2 वर्षों में बढ़कर 55,000 हो गई। कैद। वेमर चुनावों में राजनीतिक भागीदारी को रद्द करते हुए हिटलर और नाजी पार्टी के नेतृत्व ने वेमर गणराज्य के एक राज्य बवेरिया की सरकार का तख्ता पलटने की मांग की। बियर हॉल पुट्स 9 नवंबर 1923 को हुआ। पुट्स के ध्वस्त हो जाने के बाद म्यूनिख की एक अदालत ने उच्च राजद्रोह के आरोप में हिटलर और अन्य सरगनाओं पर मुकदमा चलाया। हिटलर ने मुकदमे का इस्तेमाल संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली पर हमला करने और जेनोफोबिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में किया। हिटलर को दोषी पाया गया, लेकिन उसे कम सजा मिली और उसे केवल 1 साल की हिरासत में रखने के बाद रिहा कर दिया गया था। उन्होंने 1926 में प्रकाशित अपनी आत्मकथा मे कम्फ माई स्ट्रगल लिखना शुरू करने के लिए जेल में अपने समय का इस्तेमाल किया। पुस्तक में उन्होंने एक स्पष्ट रूप से जाति आधारित राष्ट्रवादी
सामाजिक डार्विनवादी और मानव इतिहास की यहूदी विरोधी दृष्टि का अनावरण किया। उन्होंने घर पर तानाशाही, सैन्य विस्तार और पूर्व में रहने की जगह लेबेंसराम पर कब्जा करने की वकालत की। यह रहने की वह जगह थी जहां जर्मनों का इरादा स्वदेशी और अवर आबादी के पूर्व को साफ करना था। राजनीतिक रणनीति। उनके जेल से रिहा होने के बाद हिटलर ने नाजी पार्टी को पुनः व्यवस्थित और पुनर्गठित किया। उन्होंने चुनावी राजनीति में शामिल होने, नए और अलग-थलग पड़े मतदाताओं को लक्षित करने वाले कार्यक्रमों और जर्मन समाज में पारंपरिक विवादों को दूर करने के लिए समाधान को शामिल करने के लिए अपनी राजनीतिक रणनीति को बदला। संभावित मतदाताओं के डरों और आशाओं को दर्शाने के लिए भाषा का प्रयोग करते हुए नाजियों ने इसके लिए प्रचार किया। राष्ट्रीय रक्षा क्षमता का नवीनीकरण, राष्ट्रीय संप्रभुता को बहाल करना, साम्यवाद का विनाश, वर्साय संधि को उल्टाना, जर्मनी में विदेशी और यहूदी राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव को खत्म करना और उसके द्वारा कथित तौर पर बनाई नैतिक भ्रष्टता को उल्टाना, आर्थिक समृद्धि पैदा करना और रोजगार पैदा करना। 1928 के राष्ट्रीय संसदीय चुनावों में इस रणनीति का परीक्षण करते हुए नाजियों को निराशाजनक 2.6% मत मिले। 1930 में महामंदी की शुरुआत के साथ नाजी आंदोलन का जर्मन आबादी पर प्रभाव बढ़ने लगा। मार्च में बहुसंख्यक गठबंधन सरकार गिरने पर 3 मध्यवर्गीय दलों ने असाधारण संसदीय चुनाव कराने के लिए आपातकालीन संवैधानिक प्रावधानों को रद्द किया, जिससे एक शासी बहुमत का निर्माण करने की उम्मीद हुई जो कि सोशल डेमोक्रेट्स और राजनीतिक वामपंथियों को शासन करने से स्थायी रूप से बाहर कर देगा। इस पैंतरेबाजी के विफल होने पर 1930 से 1932 में जर्मन सरकारों ने संसदीय सहमति के बजाय राष्ट्रपति के आदेश से शासन करने का सहारा लिया। चुनावी सफलता। नाजियों ने 1930 में आधुनिक तकनीक, आधुनिक राजनीतिक बाजार अनुसंधान और हिंसा के जरिए डराने धमकाने के संयोजन से अपनी चुनावी सफलता हासिल की, जिसके लिए नेतृत्व जिम्मेदारी से इनकार कर सकता था। लोकतांत्रिक सरकारों के साथ पिछले जुड़ाव से बेदाग पार्टी की युवा ऊर्जा ने भी उन्हें चुनावी बाधाओं को दूर करने में मदद की। उन्होंने लोकप्रिय मत के लगभग 5वें हिस्से पर कब्जा कर लिया, नए, बेरोजगार और अलग-थलग पड़े मतदाताओं को आकर्षित किया। हिटलर एक शक्तिशाली और मंत्रमुग्ध करने वाला वक्ता था जिसने परिवर्तन के लिए बेताब जर्मनों के व्यापक अनुयायियों को आकर्षित किया। 1931 और 1932 में नाजी की अपील लगातार बढ़ी, जिससे अनिवार्यता की यह भावना पैदा हुई कि हिटलर सत्ता में आएगा और देश को राजनीतिक पक्षाघात, आर्थिक दरिद्रता, सांस्कृतिक शोष और साम्यवाद से बचाएगा। 1932 के वसंत में गणतंत्र के राष्ट्रपति के लिए लड़ने के बाद हिटलर और नाजियों ने जुलाई 1932 के चुनावों में 37.3% मत हासिल किए। वे जर्मनी की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गए। 1930 के बाद लगातार चुनाव प्रचार, राजनीतिक रूप से प्रेरित सड़क हिंसा के साथ नाजी पार्टी की सदस्यता 4,50,000, सा की 4 लाख से अधिक और 1932 में सा की 50,000 से अधिक हो गई। जर्मनी के चांसलर। नवंबर 1932 के संसदीय चुनावों में मत का नाजी का हिस्सा घटकर 33.1% हो गया। इस कमी ने हिटलर की अपील को धूमिल कर दिया और नाजी पार्टी में एक राजनीतिक और वित्तीय संकट पैदा हो गया। पूर्व चांसलर। जून से नवंबर 1932 फ्रांज वॉन पापेन ने हिटलर को बचाया। वॉन पापेन का मानन था कि नाजी चुनावी नुकसानों ने उन्हें अधिक अनुभवी लेकिन अलोकप्रिय रूढ़िवादी अभिजात वर्ग द्वारा नियंत्रित करने के लिए अधिक संवेदनशील बना दिया। हिटलर के साथ चांसलर के रूप में नाजी जर्मन राष्ट्रवादी गठबंधन को जोखिम में डालने के लिए वॉन पापेन ने जनवरी 1933 की शुरुआत में हिटलर और जर्मन राष्ट्रवादियों के साथ समझौता किया। उन्होंने राष्ट्रपति पॉल वॉन हिंडनबर्ग को मना लिया कि जर्मनी अन्य विकल्पों से बाहर था। अनिच्छा से वॉन हिंडनबर्ग ने हिटलर को 30 जनवरी 1933 को चांसलर नियुक्त किया।